एमआईएम ऐसा बताया। अगर अशोक चव्हाण का ऐसा बोलना है कि हमारी लड़ाई एमआईएम से नहीं, वो खत्म हो गई, तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में सैयद मुईन आने के बाद वापस वो सीट आएंगे या ज्यादा आएंगे? महापालिका जो निवडणूक है अभी आगे, अभी कई को फिक्र करता अशोक चव्हाण, फिर आज उनको बोलना फिक्र मत करो, उनको मालूम हो जाएगा। सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चल रहा है, इसीलिए उसमें कांग्रेस भी है। क्या कांग्रेस का दूध की धुली हुई है? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री वो दूध का धुला हुआ है? तो यही कंपटीशन चल रहा है। जहां पर मुसलमान के जुल्म के ऊपर बात आती है, उनके घरों को तोड़ने की बात आती है, उनके कारोबार को जलाने की बात आती है, उनके बच्चों को, नौजवानों को भेजा जेल में डाल दिया, तो कोई मुंह नहीं खोलता, सब खामोश बैठे हुए हैं। जिस तरह का महाराष्ट्र में और देश में चल रहा है, राज ठाकरे अभी हिंदुत्व का मुद्दा लेके आज सभा चल रही है, उस तरीके से आप एमआईएम की सभा औरंगाबाद में होने वाली है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ, और जब कभी भी हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग यकीनन सभा करेंगे, ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि नांदेड़ में करेंगे, परली में करेंगे, लातूर में करेंगे, मालेगांव में करेंगे, धुलिया में करेंगे, मुख्तलिफ मुकामात पे करेंगे। क्या आप उसमें क्यों करने? देखिए, ये जो कुछ भी आपका सवाल है और जो कुछ भी महाराष्ट्र में जो हो रहा है, वो इस बात को बताता है कि पूरे भारत में, हमारे वतन अजीज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा बीजेपी ने पैदा किया है। और दूसरा ये है कि जितने अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं, उनमें और बीजेपी में ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलने वाला है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आए दिन जो इस तरह के अनाप शनाप और संविधान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि एक मुकाबला हो रहा है और उसका खमियाजा जो है भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। राज ठाकरे खास तौर पे इतनी खुलेआम बातें कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भूजे उतारेंगे, उसके बाद भी उन पर महाराष्ट्र की सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। ये तो उनके भाई से पूछना, ये दोनों भाइयों का झगड़ा है ना। जहांगीरपुरा में बुलडोजर चलवाया गया, जिस तरीके से वहाँ पे हालात है, उस बारे में क्या करें? नहीं, सिर्फ जहांगीरपुरा में नहीं चला गया ना, सेंधवा में 13 मुसलमानों घरों को तोड़ दिया गया, खरगोन में 22 घर और छोटे छोटे झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। तो ये बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। और बीजेपी खुद ये तय कर रही है कि वो खुद जज बन चुकी है और जूरी बन चुकी है, तो अब हमारे को देश में अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और आपके दिल्ली में अमित शाह साहब, जो हमारे देश के होम मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो खुद ये तय करेंगे कि इसका घर तोड़ना है, तो फिर ना हमको जजेस की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना पुलिस की ज़रूरत है। मगर ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को बीजेपी दे रही है, और एक अदालत से इंसाफ नहीं करा सकती, बल्कि बुलडोज़र से वो अदालत को, कानून को तोड़ना चाह रहे हैं। औरंगाबाद, पुणे में मनसे की काफी पकड़ है, तो मराठवाड़े में भी राज ठाकरे क्या वोट बैंक को लेकर ये चलाया जा रहा है? मेरे को क्यों पूछ रहे? चर्चा चल रही है समान नागरिक अधिकार के बारे में, आप क्या कहना? क्या बारे में? एक मांग की है कि पूरे धर्म के लिए समान कानून पूरे देश में अमल किया। केंद्र सरकार लाने का चल रहा है समान नागरिक कायदा। अब किसी को उसका डेफिनेशन मालूम क्या होता है? वो कैसे करेंगे? क्या होगा? सतपति का क्या होगा? कन्यादान का क्या होगा? क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा? और फिर भारत के संविधान में पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें ये भी लिखा गया कि पूरे देश में शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। करो ना, तो हम क्यों नहीं करते?
इसलिए नहीं करते क्योंकि 6 बजते की टुन हो जाते। तो शराब पे पाबंदी लगाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, आर्टिकल 47 पढ़ लो आप। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि भारत में सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सबको उनका इनकम बराबर हो। भाई भारत की 90% दौलत जो है 15-20 पूंजीपतियों के पास है। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया 38 AE में कि जितना नेचुरल रिसोर्सेज है वो सबको मिलना चाहिए। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहीं का यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या गोवा में अगर कोई हमारे हिंदू भाई को शादी करने के बाद उनको औलाद नहीं होती और उनकी बीवी की उम्र 25 और 30 साल की, तो दूसरी शादी कर सकता वो। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम में भारत के संविधान में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर का प्रोटेक्शन दिए। अब वो ख़त्म कर देंगे क्या? और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बिना पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में एक औरत पॉलीएंड्री कर सकती, 2-3 शौहर रख सकती? वो केस डाले सुप्रीम कोर्ट में वो लोग, बोलो उसके ऊपर। यूनिफॉर्म और कॉमन सिविल कोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत के संविधान में पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी हैं, शराब पर पाबंदी आयद करो, पूरी देश की इनकम सब लोगों में इक्विटेबल होनी चाहिए। आप तो कर ही नहीं रहे हैं। मैं इस शेर के साथ इनका इस्तेमाल करता हूँ। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो आया तो शहर में शहर अच्छा लगा। मैं इस शेर के साथ आपको सुकून देता हूँ, इनका इस्तेमाल करता हूँ। मतलब के खुदा जब किसी मुश्किल में हो फंसे सजदे में पड़ने की इबादत करो। बरकतों से हमेशा इस मुल्क को पूरी आता आबाद किया है। अभी इस मुल्क को आबाद फरमा, तमाम शरूर और फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, उम्मत के लिए खैर के फैसले फरमा, तमाम इंसानियत के लिए खैर के फैसले फरमा। रमज़ान की बरकतों को कबूल फरमा और रमज़ान मुबारक में उम्मत मुस्लिमा की इबादतों को आपले
आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.